एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारी क्लास है वो भूषण का जीवन परिचय है। पेपर में बहुत क्वेश्चन बनते हैं भूषण से और हमारी गलत हो जाती है। अगर आपने आज मेरी पूरी क्लास पढ़ी है तो आज के बाद आपका भूषण से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भूषण का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है जो भूषण है इनका जन्म सन 1640 ईस्वी में हुआ था। भूषण का निधन कब हुआ था। तो भूषण का निधन सन 1734 ईस्वी में हुआ था। अब पेपर में क्वेश्चन आया था कि भूषण का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है इनका जो जन्म था त्रिविक्रमपुर या तिकवापुर। तिकवापुर ऑप्शन में दिया गया था और हमें त्रिविक्रमपुर याद था, तो आपको तिकवापुर भी याद रखना है। अब आएगा क्वेश्चन भूषण किस जाति में पैदा हुए थे। तो आपको याद रखना जो भूषण है ये कान्य कुंज ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। भूषण का गोत्र क्या था, कश्यप। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। अब भूषण के कितने भाई थे, तो 3। कौन कौन से थे, भाइयों के नाम क्या थे, चिंतामणि, मतीराम, जटाशंकर। हाँ जी, चिंतामणि मतीराम भूषण के भाई थे। पेपर में क्वेश्चन बना भी है कि चिंतामणि के भाई का नाम क्या है। तो आपको याद रखना भूषण, एक क्वेश्चन आया था कि भूषण के भाई हैं, उसमें मतीराम ऑप्शन में दिया गया था और लोगों को याद नहीं था क्योंकि हम जीवन परिचय उनका पूरा पढ़ते ही नहीं हैं, ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं तो वही नॉलेज रहती है। तो आपको याद रखना भूषण के 3 भाई थे, चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों का ज़रूर बताइए कि इस चैनल पे रोज़ शाम 8 बजे हिंदी की क्लास आती है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रही हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपको क्लास मेरी कैसी लगती है। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया, भूषण को कभी भूषण की पदवी किसने दी थी। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको याद रखना जो भूषण है इन्हें कभी भूषण की पदवी राजा रुद्र शाह ने दी थी। डायरेक्ट ये पूछा गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण आदर्शवादी कवि थे, वे कलम के उपासक थे, वे किसी के उपकारों के भूखे नहीं थे। समालोचकों के इस कथन में आलोचक में भूषण के कौन उद्घाटित होता है। तो क्या है, स्वामीवान राष्ट्र कवि बोला जाता है भूषण को। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने स्वाभिमान स्वभाव के कारण भूषण ने अनेक आश्रयदाता राजाओं के सम्मान पुरस्कार को ठुकराकर किसे अपना आदर्श एवं आश्रयदाता चुना था। ये पे भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया तो आपको याद रखना किसे चुना था, शिवाजी महाराज को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार ये पूछा गया है। अगर आपके पेपर में हिंदी डीप में आती है तो ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी ने भूषण को अपने दरबार राज्य में किस पद से प्रतिष्ठित किया था। तो किस क्या बोला था, कवि कुल सचिव। हमारे नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूषण के प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि भूषण के प्रमुख प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं। तो आपको याद रखना जो कितने थे, 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज भूषण एवं शिवा बावनी के अतिरिक्त भूषण का तीसरा काव्य ग्रंथ कौन सा है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैंने काफ़ी बार आपको कराया। तो आप कौन सा, छत्रसाल दशक। भूषण से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवाजी के बाद भूषण के दूसरे प्रिय आश्रयदाता कौन थे। तो कौन थे, बुंदेल, नरेश, छत्रसाल। ये तीनों क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत बार रिपीट हुए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण की जन्मभूमि त्रिविक्रमपुर में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म हुआ था। तो किसका हुआ था, बीरबल का। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने बोला आपसे भूषण से बहुत क्वेश्चन पेपर में आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है त्रिविक्रम तिकवापुर किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना जो त्रिविक्रम तिकवापुर है वो कानपुर ज़िले में स्थित है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार ट्रेंड में आए हैं। तो अपने नोट्स में ज़रूर क्वेश्चन लिखिए और उसका आंसर लिखिए, जिससे आप अपने एग्जाम के टाइम अगर रिवीजन कर रहे हो तो आपको आसानी रहेगी। आपका उस टाइम पे कोई क्लास नहीं देखते, हम लोग सिर्फ अपने नोट्स को देखते हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कीजिए क्लास पढ़ते टाइम अपने नोट्स ज़रूर लेके बैठिए कीजिए और जहाँ आपको इम्पोर्टेंट लगा करे
तुरंत अपने नोट्स में लिखा कीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शिवराज भूषण की रचना तिथि क्या है। ये भी पेपर में पूछी गई है। जो शिवराज भूषण है इसकी रचना तिथि क्या है, तो आपको याद रखना 29 अप्रैल 1673। पेपर में बहुत बार ये तिथि पूछी गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है शिवराज भूषण में कितने छंद है, तो कितने हैं, 382 छंद है। और शिवा बाबरी में कितने छंद है, तो आपको याद रखना 52 छंद। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना कि शिवराज भूषण में कितने थे, शिवा बाबरी में कितने हैं। शिवराज भूषण में 382 छंद है और शिवा बाबरी में 52 छंद है। और शिवराज भूषण की रचना तिथि से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना 29 अप्रैल 1673। फ्रेंड, एक महाकवि भूषण की रचनाओं से भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी, इनके जो 6 ग्रंथ हैं उनमें प्रमुख कौन कौन से, तो आपको याद रखना शिवराज भूषण, शिवा बाबरी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। ये पांचों पूछे गए हैं कि ये किसके हैं, तो किसके हैं, भूषण के। आपको याद रखना, मैंने आपको बता दिया, अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। शिवराज भूषण, शिवा बाबरी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास और भूषण हजारा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छत्रसाल दशक में कितने छंदों द्वारा छत्रसाल की प्रशंसा का योगासन किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया। सबसे पहले इधर पे क्वेश्चन बनता है कि छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो ये किसकी है, भूषण की। और कितने छंदों का प्रयोग किया गया, तो 10 छंद। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण की रचनाएं प्रबंध पद्धति पर लिखी गई हैं। कौन सी पद्धति पर लिखी गई, मुक्तक पद्धति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका चीज़ समझ लिया। ये जितने भी आज मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये सभी पेपर में पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे गए, एक बार नहीं काफ़ी बार पूछे गए, काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण की कविता में किस रस की प्रधानता है, तो आपको याद रखना जो भूषण है इनकी कविता में वीर रस की प्रधानता है। फ्रेंड, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना जो मैं आपको क्लास पढ़ाती हूँ आपको कैसी लगती है। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता आपके लिए किस टॉपिक पे क्लास बनाए, किस टाइप की बनाए। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो मैं कोई एक किसी एग्ज़ाम को लेके पूरी उसकी तैयारी कराऊँ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट तो किया कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और लाइक भी कर दिया कीजिए अगर पसंद आया करे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण की प्रमुख काव्य भाषा क्या है, तो आपको याद रखना जो भूषण की प्रमुख काव्य भाषा थी वो ब्रज भाषा है। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधित एक अविविचल सत्य या दृष्टांत है। तत्कालीन स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिनिधि कवि हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अगर किसी के लिए कुछ बोला है तो वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलग से एक सभी कथन इन्होंने किसके बारे में क्या बोला है वो सभी अलग से क्लास आपके लिए लाऊंगी जल्दी। उसकी PDF बना रही है तो अभी उसमें टाइम लग रहा है, तब तक आपको सभी क्लास बता रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। इसका राइट आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपने नोट्स में ज़रूर लिखना। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार भूषण की पालकी में किसने कंधा लगाया था, तो किसने लगाया था, महाराजा छत्रसाल ने। इनसे क्वेश्चन बना है कि प्रसिद्ध जनश्रुति के अनुसार भूषण की पालकी में किसने कंधा लगाया था, तो महाराजा छत्रसाल ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ये किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी बहुत ज़्यादा दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई हैं कि भूषण की पालकी पर कंधा किसने लगाया था, तो महाराजा छत्रसाल ने लगाया था। और भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये किसने बोला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण की कविता में सर्वाधिक जीवन रूप में क्या दिखाई पड़ता है, तो क्या दिखाई देता है, युग बोध। ये भी पूछा गया था कि भूषण की कविता में सर्वाधिक जीवंत रूप में क्या दिखाई देता, तो युग बोध दिखाई देता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भूषण को जाति या राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। ये भी बहुत बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो यही पूछा जाता है कि किसे जाति या राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो आपको याद रखना है ये भूषण को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वाभिमान के संरक्षक थे, इस वजह से भूषण को जाति या राष्ट्रीय कवि कहा जाता है।
दोस्तों आपको याद रखना, जो भूषण की प्रमुख रचनाएं हैं वो शिवा बाबरी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं पेपर में बहुत बार पूछी गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको क्लास मेरी कैसी लगती है। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीची मित वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल, दोनों पे मुझे फॉलो कीजिए। जो क्लास में पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।